और ब्रेक से पहले हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस कर रहे थे। हम क्यों कंपेयर करते हैं? व्हाई डू वी इवन कंपेयर आवरसेल्व्स विद चाइना एंड इंडिया एंड बांग्लादेश? उनकी कॉन्टिन्यूटी देखें, उनकी पॉलिसीज़ देखें और हमारा हाल देखें। ये आप किस तरफ ले गए बातचीत को? ज़ुनैरा देखिए ना, आपकी एज ये है ना 47-48 में, ये बांग्लादेश, भारत, इंडिया सारे हम एक ही सब लेने एक टाइम के लोग हैं। मैं क्योंकि राने का टाइम लेना बड़ा गुना है, वो वैसे भी बाद में मुझसे वो एमओ कर रहे थे, मुंडे बुला के मैंने कूटना पुआ थे। बस मैंने आधा थोड़ा सी बात करनी है, वो सिंपल ये है कि आपके हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उनके मुताबिक ये जो रोला डालते हैं ना जी, रियासत बचाइए रियासत बचाइए, ये रियासत बचाने वाली जो अशराफी है 2200 अरब रुपए का टैक्स चोरी करती है। कितना? 2200 अरब रुपए का। और एक फ़िक्रा सुन लो, ये बजट में अभी पढ़ा था, उसमें 5 अरब रखे हैं ज़हीन पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए इस रियासत ने। 5 अरब किन के लिए है? ज़हीन तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप के लिए। और अपना डाका कितना, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर हफीज़ पाशा फरमा रहा है, 2200 अरब रुपए का ये डाका डालते हैं हर साल। अब राने से हादसा किलो जी। हम कह रहे थे इतना माफिया जहाँ बैठा हो, डॉलर भी होर्ड होता हो, आटे का भी मसला होता हो, हर कोई कहता है बम्पर क्रॉप है, लेकिन फिर आटा कम भी हो जाता है। फिर शुगर माफिया, आपको पता है, उसको टच करें तो हुकूमतें साइड पे हो जाती हैं। रियल एस्टेट, दे आर रनिंग द कंट्री प्रोबेबली। तो क्या कहेंगे? देखें, पहले तो 2-3 चीज़ें मैं चाह रहा था मैं मलिक साहब की थोड़ी वजाहत कर दूँ। मलिक ने इसकी मेहरबानी, इसने मुझे देवदास का, आपको पता है देवदास का सबसे करीबी दोस्त था चुन्नी बाबू। ठीक है, मलक मेरा चुन्नी बाबू है, क्योंकि देवदास को गलत पार्ट से जो है ना चुन्नी बाबू ने लगाया था। ठीक है ना, तो मेरा चुन्नी बाबू जो है ना मलिक साहब है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी जर्नल्स भी इतना खा गए, हम सियासतदानों पे इशारा करते हैं। मैं जर्नल्स को वोट नहीं देता, मैं वोट सियासतदान को देता हूं। तो अकाउंटेबल भी वही है। ठीक है, मैं उस पर ट्रस्ट करके उसे पार्लियामेंट में भेजता हूँ। मैं किसी जर्नल को वोट दे के पार्लियामेंट में नहीं भेजता। मैं तो गिरेबान सियासतदान का पकड़ूंगा। मैं तो उससे पूछूंगा कि मेरे बच्चे भूखे हैं तो तेरे बच्चे खरबोपति क्यों हो गए, तेरे बच्चों को कहाँ से इतने पैसे मिल गए। और दूसरी चीज़ में एक और आपको ये बताऊं कि देखें, अभी जो मियाँ साहब के हवाले से बात हो रही थी कि जी मियाँ साहब ने अपने ताहिर मलिक साहब उनकी तारीफ़ कर रहे थे। मुझे अच्छा लगता है कि मलिक चलो किसी की तो तारीफ़ करता है, चलो शहबाज शरीफ की करता हूं यार, ठीक है ना। अब वो एनालिसिस भी तारीफ नुमा होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। फैन क्लब है। हाँ, फैन क्लब है। लेकिन मेरी सिंपल एक बात है कि मुझे ये बता दें कि 16 अरब रुपए की जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और आपके बेटे जाली टीटी चलाते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं और मकसूद चपड़ासी जैसे लोगों के अकाउंट से खरबों रुपए मिलते हैं, तो आप किस मुंह से पाकिस्तान के बच्चों की बात करते हैं? ये कह रहे हैं कि 500 अरब उन्होंने रखे और ज़हीन पाकिस्तान के लिए कितने अरब रखे? मैंने तो मजाक किए, 5 अरब रखे हैं तालिब इल्मों के लिए। और हफीज़ पाशा कह रहा है 2200 रुपया ये अशराफिया खा जाती है टैक्स चोरी। मैं मलिक साहब की बात कर रहा हूँ, मैं मलिक साहब की बात कर रहा हूँ। इस मुल्क के फ्यूचर का अंदाजा करें कि कल भी हमने बात की, आज भी की, कि कैम्ब्रिज के बच्चे इंसाफ के लिए फिर रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने पे तैयार नहीं है, क्योंकि वो नवाज शरीफ के बच्चे नहीं है, क्योंकि वो जरदारी के बच्चे भी नहीं है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के भी बच्चे नहीं है, इसलिए वो इसी तरह ढूंढते रहेंगे। और फिर एक बात, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि ये नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, ये अभी इकॉनमी की बात कर रहे थे, मैं तो सिंपल सा आदमी, मैं तो अपने घर का बजट नहीं बना सकता, तो मैं बजट और इस पर कैसे बात करूं। लेकिन मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ये से कहें मलिक ही जवाब दे दे। पाकिस्तान ने 23 IMF प्रोग्राम लिए, उस पर हमने खरबों डॉलर का कर्जा ले लिया। खरबों डॉलर का कर्जा लेके हर पाकिस्तानी पैदा होने वाला कितने लाख रुपए का मकरूज होता है। नवाज शरीफ के बच्चे क्यों नहीं होते? शहबाज शरीफ के बच्चे क्यों नहीं होते? बिलावल क्यों नहीं होता? मरियम क्यों नहीं होती? ये खरबोपति कैसे हो गए? जब मेरा मुल्क का बच्चा गरीब हो रहा था, मेरे मुल्क का बच्चा मकरूज हो रहा था, तो इनके बच्चे जैसे खरबोपति कैसे हो रहे थे? ये सवाल पूछने पे ही तो सारा अजाब आ जाता है। मतलब जैसे ही आप अकाउंटेबल करते हैं ना स्टेक होल्डर्स को, तो सबको लाभ कर जाता है। मुझे नहीं पता कि MAO कॉलेज के लड़के इसे मारेंगे या नहीं मारेंगे, लेकिन इन सवाल के ऊपर मुझे ये यकीन है कि जिनके बच्चों को मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, वो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर उनके पेट में स्यापा जरूर पड़ रहा है। इसका थोड़ा जो है पॉइंट वैलिड है, मगर वो राना का वो इमोशनलिज्म तो साथ चलना है ना, उसको तो बर्दाश्त पे नहीं करना है। देखो पॉइंट सिंपल ही है कि अगर एक बंदा कोई भी है, छोड़ दें ये शहबाज शरीफ है, मैं हूँ कोई, अगर मैंने 1600 अरब की 16 रुपए की 8 आने की अगर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, गलत काम किया है,
तो ये रियासती इदारों का काम है मुझे सजा केड़े रियासती इदारे? चलें, और जिस पार्लियामेंट के अंदर आप वो सारा करते हैं, उसमें चीनी माफिया, घी माफिया, आटिया माफिया, सबसे बड़ा चीनी माफिया क्या? रमजान शुगर मिल मेरी उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अमीर जमात इस्लामी है सिराज साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हम 76th बर्थडे मना रहे हैं अपने मुल्क की, और बात ये हो रही है कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो ज़रा बहुत ही अभी फ़ौरन जो हमने सुनी तकरीर अपने वज़ीर आज़म की, उससे यूँ लग रहा था कि कोई बहुत मुस्तकबिल के लिए रोशन चराग हैं जो वो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपके बयानात में देख रही थी कि वो मुस्तकिल क्रिटिसिज्म की तरफ जा रहे थे। आपको सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि इस मुल्क में 76 ईयर्स में अगर हम वहीं तक नहीं पहुँच सके जहाँ तक हमारे हमसाया ममालिक पहुँच गए, कौन ज़िम्मेदार है? गरीब आदमी तो मेहनत कर रहा है और मजदूर भी मेहनत कर रहा है, नौजवान तालीम याफ्ता है, ज़मीन भी अच्छी है, मौसम पानी भी सब कुछ अच्छा है। अल्लाह ने 1000 किलोमीटर साहिल से नवाजा है, सोने के ज़खायर मौजूद है और मादिनियात, छुपे हुए ख़जाने भी और पहाड़ सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद भी अगर जनूबी एशिया में हम सबसे गरीब तरीन मुल्क है, हमारी अदालती निज़ाम दुनिया में सबसे पीछे हैं, हमारा पासपोर्ट दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्टों में से है और हमारे 3 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं, अगर हमारे 10 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, अगर हमारे 7 करोड़ नौजवान बेरोज़गार है, अगर हमारे बच्चों को ना अच्छी क्वालिटी की तालीम मिल रहा है, तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इलाज की सहूलत नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो कौन ज़िम्मेदार है? जाहिर बात है 76 सालों में जिन लोगों ने हुकूमत की है, वो जर्नेलों की सूरत में हो या इन नाम नहाद जमहूरियत पसंदों की सूरत में हो, जिनके अपने पार्टी के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर यही लोग ज़िम्मेदार है ना जी, जिनके साथ अल्फाज तो है लेकिन गुफ्तार तो है लेकिन किरदार नहीं है, अमल नहीं है। तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारी कौम बहादुर कौम है, खुददार कौम है। इतने सारे खुदकुश हमले अगर किसी और कौम पर होते तो बिल्कुल टूट जाती वो कौम। ये अब भी ताबिंदा और पाइंदा और कड़ी कौम है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ गुर्बत, हमारे यहाँ महंगाई, हमारे यहाँ बेरोजगारी, हमारे यहाँ बेयकीनी, हम एक कौम नहीं बन सके। कौन जिम्मेदार है? यही हुक्मरान जिम्मेदार है जो आज हैं या कल के हैं। अशराफिया कह लें जी, बिल्कुल ज़ाहिर है अशराफिया कह लें, बिकॉज अभी हम आपसे पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे, कुछ शुगर को कंट्रोल करते हैं, कुछ डॉलर को कंट्रोल करते हैं, बस नाम लेंगे तो फिर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजुल हक साहब, इसार राना अर्ज़ कर। वालेकुम सलाम। साहब मेरा बड़ा सिंपल सा एक सवाल है कि ये हुक्मरान जितने भी हैं करप्ट हैं, और एक दफ़ा पार्लियामेंट में ये बात हुई थी कि अगर पाकिस्तान के सियासतदानों में सारे करप्ट हैं, कोई एक बंदा बताएं तो आपका नाम लिया था और कि हम सिराजुल हक साहब का नाम ले सकते हैं। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है आपके लिए, जमात इस्लामी के लिए। लेकिन क्या वजह है कि अवाम जमात इस्लामी पे एतमाद नहीं करती? अवाम तो एतमाद करती है। अब देखिए ना, अवाम से जब भी हमने कहा है कि भाई कौम पर मुसीबत आई है, आप हमारे साथ ताउन करें, तो अरबहा पैसा हमें दिया है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो यही सियासी दहशतगर्द, यही माशी दहशतगर्द ये इलेक्शन का जो अमला है उसको भी ख़रीदता है, ये मीडिया को भी ख़रीदता है, इलेक्शन कमीशन पर भी असरअंदाज होते हैं। और एक माफिया है जो आज नहीं गुज़श्ता तवील अरसे से इस कौम पर मुसल्लत है, जो ख़ुद को बरहमन और अवाम को शूदर समझते हैं। तो इन बरहमनों से हमारा मुकाबला है। जमात इस्लामी इसलिए समझते हैं कि जब भी अवाम को एक आज़ादाना इलेक्शन में वोट डालने का मौका दिया गया, आज़ादाना तौर पर शफाफ इलेक्शन हुआ, लोग जमात इस्लामी पर ज़रूर एतमाद करते हैं। इसलिए कि जहाँ भी हम पर थोड़ा सा मौका मिला है हमने डिलीवर किया है। न करप्शन का कोई दब्बा है, न मिस मैनेजमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकी जमहूरी और एक प्रोग्रेसिव जमात है जमात इस्लामी, एक मिडिल क्लास के लोगों की जमात है जमात इस्लामी। लेकिन
जागीरदार और करप्ट सरमायादार ने मिलकर आपके इदारों को, आपके इलेक्शन के सारे निज़ाम को इरहमाल बनाया। यही वजह है कि न जमहूरियत आगे बढ़ी, न कौम आगे बढ़ी, न मईशत बेहतर हुई। सिराजुल हक साहब, ताहिर मलिक, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आपको इसी सवाल का एक और डायमेंशन से करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान भी 47 में बना, भारत भी उसी दिन बना। भारत अपने आप को सेकुलर कहता है। 1970 की दहाई में बीजेपी जो उनकी पार्टी थी, जो रिलीजियस कह लें पार्टी, उसकी 2 या 3 सीटें थी। 70s में यहाँ पे इलेक्शन हुए, जमात इस्लामी की 4 सीटें थी। हमें यही बताया गया कि ये इस्लाम के नाम पे बना है। आज भी 4 या 5 सीटें हैं, या मजहबी जमातें यहाँ पे वहीं की वहीं खड़ी हैं। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया, जो सेकुलर था वो मजहबी हो गया। तो जिसने अपने आप को मजहबी कहता है, इस्लाम के नाम पे बना है। इलेक्शन तो कुछ लोगों का क्या मिजाज बताते हैं। तो पॉलिटिकली किस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान को? देखिए, इंडिया है ना, जिसका ज़रा मुबादला इस वक्त 600 अरब डॉलर से ज़्यादा है, और आपका कितना है आप खुद अंदाजा कर लें। 8-9 है जी। 8 बिलियन से ज्यादा नहीं, 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा वो नहीं चीन है। और यूएई और सऊदी अरब के हैं, और वो कमेटियां पाके इकट्ठे कीते थे। वो भी कमेटियां लोगों ने डाली है। तो वो कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पहुंच गए। जमात इस्लामी समझती है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो, अदालत उज़्मा गैर जानिबदार हो, और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो। ये 3 इदारे सियासत के बजाय अपना अपना काम करें। आप यकीन करिए, यार जमहूरियत भी मजबूत होगी, कौम भी मजबूत होगी, तरक्की भी हम कर सकते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है इस मुल्क में, अब निगरान सेटअप भी आ गया है। एक निगरान सेटअप तो ऐसा है पंजाब का, जिसके बारे में अभी कोई ख़बर भी नहीं आ रही कि शायद उन्होंने भी जाना है। सो वी डोंट नो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे जाके भी कितना अमल होगा, कितना नहीं होगा। अगर आपके सामने या किसी एक प्लेटफॉर्म पे जिसमें आप भी शामिल हों, ये राय रखी जाए कि क्या एक लंबा टेक्नोक्रेटिक सेटअप चलना चाहिए कि फ़ौरन इलेक्शंस होने चाहिए, तो आपकी चॉइस क्या होगी? देखिए, मेरी चॉइस आपको मालूम होना चाहिए। मैं फौरी तौर पर इलेक्शन चाहता हूँ, इसलिए कि एक निगरान सेटअप इडहाकिज़म की बुनियाद पर आप जितना लंबा करेंगे उतना ही मुल्क को नुकसान होगा। न वो दुनिया को फेस कर सकते हैं, न दुनिया उस पर एतमाद कर सकती है, न अवामी मैंडेट उनके पास होते हैं कि वो कोई पावरफुल मुख्तर फैसले कर सके। मेरे भाई ने मुझसे यही पूछा था ना कि 4 आपके हल्के हैं और ज्यादा क्यों नहीं है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में इलेक्शन आज़ाद कभी भी नहीं हुआ। जब भी आज़ादाना इलेक्शन हुआ, जमात इस्लामी एक मौसर बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पावर के तौर पर उभरेगी। मेरे अब भी निगरान वज़ीर आज़म को यही मशवरा है कि वो सिर्फ इलेक्शन पर फोकस करे और चारों सूबों में गैर सियासी, गैर जानिबदार निगरान हुकूमतें बन जाए। इसलिए न पीडीएम का एक्सटेंशन होना चाहिए, न पीपल्स पार्टी का एक्सटेंशन होना चाहिए, न पीटीआई का एक्सटेंशन होना चाहिए। ऐसे लोग इस मुल्क में मौजूद है जो गैर जानिबदार भी है, बासलाहियत भी है, और उनके दामन पर कोई करप्शन का धब्बा भी नहीं है। ऐसे लोग पीसीआर मौजूद है। ओके, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।